आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ पेपर क्रोमेटोग्राफी को। तो इस डिस्कशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द पेपर क्रोमेटोग्राफी से। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को वो पॉइंट्स बताता चलूँ जो हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वो पॉइंट्स हैं, द वेरी फर्स्ट वन इंट्रोडक्शन, सेकेंड वन इज़ क्रोमेटोग्राफी, कि क्रोमेटोग्राफी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, ये क्रोमेटोग्राफी है क्या, एक शॉर्ट इंट्रो क्रोमेटोग्राफी को भी हम लोग आप लोगों को देंगे। और उसके बाद हम लोग बताएंगे कि मेन कंपोनेंट्स क्या है किसी भी क्रोमेटोग्राफी के मेन कंपोनेंट्स। और फिर उसके बाद हम जानेंगे मेन कंपोनेंट्स ऑफ द पेपर क्रोमेटोग्राफी, हमारी इस पेपर क्रोमेटोग्राफी के मेन कंपोनेंट्स क्या है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन, या जो आप लोग कह सकते हैं मटेरियल जो हमें चाहिए होते हैं इस पेपर क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म करने के लिए, वो सारे मटेरियल्स हम जानेंगे। और उसके बाद हम लोग उन्हीं मटेरियल्स के थ्रू वर्किंग समझाने की कोशिश करेंगे, या आप लोग कह सकते हैं कि प्रोसीजर ऑफ द पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है वो हम जानेंगे। और साथ में हम लोग प्रिंसिपल भी डिस्कस करेंगे कि ये क्रोमेटोग्राफी किस प्रिंसिपल के थ्रू फंक्शनल है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एनालिसिस, कि ये क्रोमेटोग्राफी के थ्रू हम लोग किस टाइप्स के मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स की एनालिसिस कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द पेपर क्रोमेटोग्राफी, कि हमारे पास कितने टाइप्स के पेपर क्रोमेटोग्राफी हैं। तो ये हमारे पॉइंट्स होंगे। अभी स्टार्ट करते हैं, एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी का। ये एक शॉर्टकट बैकग्राउंड है, समझ लीजिए इस पॉइंट को। पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है असल में ये एक प्लेनर क्रोमेटोग्राफी है। अभी प्लेनर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्रोमेटोग्राफी हम परफॉर्म करते हैं एक प्लेन सरफेस के ऊपर। एक प्लेन सरफेस हम लेते हैं, उसके ऊपर ये क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं प्लेनर क्रोमेटोग्राफी। प्लेनर क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। लेकिन प्लेन सरफेस दो होने की वजह से फिर हम लोग इसको दो में डिवाइड करते हैं। अगर हम लोग पेपर यूज करेंगे तो फिर पेपर क्रोमेटोग्राफी होगी। अगर ये प्लेन सरफेस हमारा पेपर हुआ जिस पर हमने क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करनी है, अगर वो पेपर हुआ तो फिर वो पेपर क्रोमेटोग्राफी है। अगर वो प्लेन सरफेस एक स्लाइड हुआ, चाहे वो ग्लास का बना हो प्लास्टिक का बना हो, तो वो फिर क्या होगा, वो TLC होगा, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो अभी हम यहाँ पर पेपर यूज कर रहे हैं, इसीलिए ये पेपर क्रोमेटोग्राफी कहलाई जाएगी। मतलब इसको आप लोग पेपर क्रोमेटोग्राफी प्लस प्लेनर क्रोमेटोग्राफी दोनों कह सकते हैं। मोर स्पेसिफिकली ये पेपर है क्योंकि इसमें हम लोग पेपर यूज करते हैं। आई थिंक इट्स सुपर क्लियर नाउ। उसके बाद जो प्लेन सरफेस है इसके लिए एक इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग डिस्कस करते हैं डिफरेंट बुक्स में जब हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। वो है, इसको कहते हैं, इस प्लेन सरफेस को कहते हैं बेड फॉर द स्टेशनरी फेस। ये प्लेन सरफेस असल में एक बेड होता है स्टेशनरी फेस के लिए, या आप लोग कह सकते हैं कि एक सपोर्टिंग मीडियम होता है एक स्टेशनरी फेस के लिए। मतलब इस प्लेन सरफेस के ऊपर आपने स्टेशनरी फेस जो है वो रखना होता है, इसीलिए क्या होता है, इसको हम लोग बेड फॉर द स्टेशनरी फेस भी कहते हैं। मतलब एक बिस्तर कीजिए, बिस्तर की तरह से होता है कि इस पर आप लोग स्टेशनरी फेस जो है वो रखते हैं, स्टेशनरी फेस रखते हैं। अभी आते हैं टुवर्ड्स द क्रोमेटोग्राफी के क्रोमेटोग्राफी क्या है। यहाँ पर तो इंट्रो हो गई, अभी क्रोमेटोग्राफी समझते हैं। क्रोमेटोग्राफी क्या है? क्रोमेटोग्राफी जो है ये एक टेक्निक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग सेपरेट करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। कोई भी मिक्सचर हो, अगर हमने मालूम करना है कि इस मिक्सचर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, तो हमें उस मिक्सचर को सेपरेट करना होता है, फिर मालूम कर सकते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो ये सेपरेशन के लिए हम लोग टेक्निक यूज़ करते हैं, उस टेक्निक को बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। और ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो अभी आते हैं टुवर्ड्स द मेन कंपोनेंट ऑफ क्रोमेटोग्राफी। ये पॉइंट, किसी भी क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म करने के लिए दो मेन कंपोनेंट्स होना लाजमी है। एक है हमारे पास स्टेशनरी फेज, दूसरा है हमारे पास मोबाइल फेज। अब ये स्टेशनरी फेज क्या चीज़ है, अगर यहाँ पर आप लोग नहीं समझे थे, यहाँ पर समझते हैं। स्टेशनरी फेज जो है इसको बोलते हैं फिक्स फेज, स्टैंडिंग फेज, या फिर स्टैग्नेंट फेज। तो एक फेज हमारे पास बिल्कुल फिक्स होता है, दूसरा फेज जो है वह मूव करता है। जो मूव करता है उसको कहते हैं मोबाइल फेज, मूव करता है। तो एक हमारे पास क्या है, स्टेशनरी जो कि फिक्स होता है, दूसरा मोबाइल जो कि मूव करता है। तो ये हमारे पास क्या मेन कंपोनेंट्स है किसी भी क्रोमेटोग्राफी के। तो अभी हम पढ़ रहे हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो हमारे इस पेपर क्रोमेटोग्राफी के भी यही दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। तो इसमें क्या होगा, फिर हम इस पेपर क्रोमेटोग्राफी में ये स्टेशनरी फेज एक डिफरेंट किस्म का लेंगे। वैसे ये दोनों इंपॉर्टेंट है हर एक क्रोमेटोग्राफी में, लेकिन पेपर क्रोमेटोग्राफी में ये दोनों फिर डिफरेंट है। वही स्टेशनरी फेज, वही मोबाइल फेज है, लेकिन
डिफरेंट टाइप्स की यूज़ होते हैं। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम लोग जो हमारा स्टेशनरी फेज़ है वो हम अल्फ़ा सेलुलोज यूज़ करते हैं। आज के लेक्चर में, इस लेक्चर में अल्फ़ा सेलुलोज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और साथ में एक और पॉइंट बताता हूँ रिगार्डिंग द स्टेशनरी फेज़। अभी ये जो अल्फ़ा सेलुलोज हैं ये एक सेलुलोज है, एक पेपर है जिसके ऊपर मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर, इस मॉइस्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेपर जो है एक सपोर्टिंग मीडियम है, लेकिन ये मॉइस्चर जो इस पेपर के ऊपर है ये हमारे पास क्या है, फंक्शनल है। तो ये मॉइस्चर जो है असल में आप लोग कह सकते हैं कि एक लिक्विड जो है हमारा स्टेशनरी फेज़ बनता है। हमारा स्टेशनरी फेज़ इस क्रोमेटोग्राफी में एक लिक्विड बनता है। लेकिन कुछ ऐसे पेपर हैं जिन पर मॉइस्चर नहीं होती, फिर वो पेपर जो है वो हमारे पास एज आ सॉलिड स्टेशनरी फेज होगा। तो अभी इस केस में जब हम अल्फा सेलुलोज पढ़ रहे हैं तो ये क्या है हमारे पास, ये एक लिक्विड स्टेशनरी फेज है। ये क्या है, ये लिक्विड स्टेशनरी फेज। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर है और ये मॉइस्चर रिस्पॉन्सिबल है हमारे सेपरेशन के लिए। और साथ में जो मोबाइल फेज है वो तो भी तो रिस्पॉन्सिबल होता है ना। तो हमारा जो मोबाइल फेज है वो कोई एक सॉल्वेंट हो सकता है या फिर मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट हो सकते हैं। यहाँ पर भी क्या है हमारे पास, स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज दोनों लिक्विड हैं इस केस में जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ अल्फा सेलुलोज के केस में। लेकिन कुछ और केसेस होते हैं जिसमें हमारा पेपर जो है वो मॉडिफाइड होता है, फिर उसमें डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं, उस पर लेयर्स होते हैं, तो जिनकी वजह से फिर वो जो पेपर है वो एज अ बिहेव करेगा एज अ सॉलिड स्टेशनरी फेज। लेकिन ये जो फेज है ये हमारे क्या है, लिक्विड है। अभी इस लेक्चर में आपको असल में मैं दोनों के आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ। लिक्विड पर इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो फिर आप लोगों को ये समझने में आसानी होगी। वैसे प्रिंसिपल में जब हम आएंगे तो हम लोगों को दोबारा से दोनों का जो है अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि अगर हमारे पास लिक्विड है तो फिर कैसा प्रिंसिपल होगा, अगर हमारे पास सॉलिड जो है वो स्टेशनरी फेज है फिर किस तरह का प्रिंसिपल होगा। वेल, इन शॉर्ट हमारा मोबाइल फेज भी लिक्विड है, हमारा स्टेशनरी फेज भी लिक्विड है अभी के लिए। अभी आते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, इंस्ट्रूमेंटेशन और द मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दिस पेपर क्रोमेटोग्राफी। हमें पेपर चाहिए, ये पेपर हमारे पास अल्फा सेलुलोज जो कि मॉइस्चर पेपर है ये भी हो सकता है या फिर मॉडिफाइड पेपर भी हो सकता है। लेकिन अभी के लिए हम लोग अल्फा सेलुलोज को कंसिडर कर रहे हैं जो कि मॉइस्ट पेपर है। और उसके साथ हमें पेंसिल चाहिए, सैंपल चाहिए, मोबाइल फेस चाहिए। मोबाइल फेस, स्टेशनरी फेस तो हो गए, पेंसिल और सैंपल भी चाहिए। अभी पेंसिल क्यों चाहिए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं अपने वर्किंग के स्टेप में। अभी वर्किंग क्या होता है इसका, पेपर लिया आपने, पेपर वो कौन सा है, अल्फा सेलुलोज है, मॉइस्चर है, मॉइस्ट पेपर है। इसके ऊपर मॉइस्चर होती है, जो लिक्विड है वो इस पर एक किस्म से एब्जॉर्ब हुआ होता है और ये लिक्विड रिस्पॉन्सिबल है हमारे सेपरेशन के लिए। कैसे, पहले नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, इस हमारे पेपर को हम उठाते हैं, इसका एक साइड या ये वाला इसको हम लोग कंसिडर करते हैं एज अ बेस। फिर क्या करते हैं, फिर हम लोग सपोज कीजिए मैंने ये बॉटम वाला साइड कंसिडर किया एज अ बेस, फिर मैं इससे या तो 1 सेंटीमीटर ऊपर या फिर 1.5 या फिर 2 सेंटीमीटर, डिफरेंट बुक्स है, डिफरेंट थॉट्स हैं, डिफरेंट प्रैक्टिकल्स है, डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, लेकिन मोस्टली जो बात डिस्कस है वो है 1 सेंटीमीटर ऊपर, एक एज से 1 सेंटीमीटर ऊपर आप लोग लाइन निकालोगे, उसको कहते हैं बेस लाइन। तो ये हमारे पास क्या है, बेस लाइन। और ये जो लाइनिंग है ये आपने पेंसिल के थ्रू करनी है, पेन के थ्रू नहीं करनी, क्योंकि पेन जो है वो भी एक मिक्सचर है, उसमें इंक नहीं है, वो जो है वो एक मिक्सचर है। तो फिर आप लोगों ने शायद परफॉर्म किया होगा पेन वाला क्रोमेटोग्राफी, तो जिसके आप इंक के जो कंपोनेंट्स उसको सेपरेट करते हैं, उसमें इंक जो है फिर वो हमारे सेपरेशन को ख़राब करेगा। तो आपने इंक के ज़रिए से लाइन नहीं करना है, आपने पेंसिल के ज़रिए से करना है। तो इस तरह से क्या होगा, फिर आपने नेक्स्ट स्टेप करना है स्पॉटिंग ऑफ द सैंपल। सैंपल को यहाँ पर फिर स्पॉट करना है बाय मीन ऑफ कैपिलरी ट्यूब। ये आपके पास लाइन है, इस लाइन के बिल्कुल ऊपर इस तरह से, इस लाइन की ना आपने ऊपर स्पॉट करना है ना उसके नीचे, बिल्कुल लाइन पर आपने स्पॉट करना है। स्पॉट करने के बाद इस आपने पेपर को ड्राई करने के लिए थोड़ा सा छोड़ना है और इन द मीनवाइल आपने यहाँ पर लेना है एक चैम्बर जिसमें हमारे पास होगा सॉल्वेंट। इसको आपने ऊपर से बंद रखना है जब तक हमारा ये पेपर ड्राई होता है, तो तब तक यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा जो चैम्बर है ये सेचुरेट हो गया होगा। तो ये प्रोसीजर आप लोग पहले से भी कर सकते हैं कि आप लोग पहले से चैम्बर ले लें जिसमें आपने सॉल्वेंट रखा होता है, मोबाइल फेज ना, तो फिर आपने उसको ढक्कन से बंद करना है ताकि ये मोबाइल फेज जो है पूरे चैम्बर में एक तरह से डिस्पर्स हो जाए, जिसको हम लोग टर्म यूज़ करते हैं सेचुरेटेड चैम्बर। तो इसको हमने सेचुरेट करना है। फिर उसके बाद इसी सेचुरेटेड चैम्बर में हमने अपना ये स्पॉटेड, जिस पर अपने सैंपल स्पॉट किया, ये स्टेशनरी फेज पेपर आपने उठाना है, उसके अंदर रखना है। आपने उसको भी हैंग करना है, किसी भी तरीके से हैंग कर सकते हैं। तो फिर आप इस पेपर को वहाँ पर
क्या करते हैं, हैंग करते हैं। और ख़्याल रखना है कि जो लाइन है ये डिप ना हो जाए आपके इस सॉल्वेंट में, मोबाइल फेज़ में। अगर ये डिप हुआ तो फिर जो आपका सैंपल है वो सॉल्वेंट ही में डिज़ोल्व हो जाएगा और फिर जो है एक मिक्स तरीके से जो आपका मोबाइल फेज़ है वो सारा मूव अप करेगा इस पेपर के ऊपर। तो ख्याल रखना है कि आपका जो पेपर है वो डिप ना हो जाए। दैट्स इट, वेरी सिंपल। और फिर आपने इस प्रोसीजर को रखना है फॉर अ वाइल ताकि आपकी जो सैंपल है वो सेपरेट हो सके। जब सेपरेट हो गया फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो आपने मालूम करना है आरएफ। आरएफ क्या है? आरएफ को बोलते हैं रिटेंशन फैक्टर या फिर रिटार्डेशन फैक्टर। इसमें हम लोग मालूम करते हैं डिस्टेंस मूव्ड बाय द सॉल्यूट और द कंपोनेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय और मूव्ड बाय द सॉल्वेंट। अभी क्या मतलब हमारा, जब हम लोग ये पेपर उठाते हैं तो इस पेपर के ऊपर जो है ये जो बेस लाइन है, इस बेस लाइन से हमारा एक कंपोनेंट यहाँ पर आ गया होता है, एक कंपोनेंट यहाँ पर आ गया होता है, एक कंपोनेंट यहाँ पर आ गया होता है, और जो सॉल्वेंट है हमारा जो ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो वो सॉल्वेंट जो है वो मूव कर चुका होता है यहाँ तक। तो हमने इसको भी स्पॉट करना है, मतलब अंडरलाइन करना है, लाइन अप करना है, और यहाँ पर जो हमारे सैंपल मूव किया है वो भी अंडरलाइन करना है। रिगार्डिंग रिटार्डेशन फैक्टर आपने क्या करना है, आपने इस बेस लाइन से पहले फर्स्ट कंपोनेंट जो आपका ये है या फिर आपने ये करना है, जो सा भी कंपोनेंट आपने मालूम करना है, आपने बेस लाइन से उस कंपोनेंट तक का डिस्टेंस मालूम करना है। फिर आपने क्या करना है, आपने आरएफ लिखना है। आरएफ के साइड पर आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कंपोनेंट है, एनी कंपोनेंट, तो आप लोग इसको 3-4 दफ़ा भी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ एक कंपोनेंट को मालूम करते हैं, सपोज कीजिए मुझे सिर्फ टॉप वाला कंपोनेंट चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, बेस लाइन से टॉप तक का डिस्टेंस जो कंपोनेंट तय किया है ये डिस्टेंस में नोट करूँगा, फिर उसको यहाँ पर लिखूँगा डिस्टेंस मूव्ड बाय द टॉप कंपोनेंट, डिस्टेंस डी से प्रेजेंट कर रहा हूँ, टी टॉप कंपोनेंट, और डिवाइड करूँगा मैं किसी से डिस्टेंस मूव्ड बाय और ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का क्या करूँगा मैं, बेस लाइन से यहाँ तक जहाँ तक सॉल्वेंट मूव किया वो जो डिस्टेंस है उसको मैंने मेजर करना है और फिर उसको यहाँ पर करना है। तो सॉल्वेंट मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा। तो इन दोनों को फिर आपने डिवाइड करना है, डिस्टेंस मूव्ड बाय द कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट आप मालूम कर रहे हैं, तो वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय द आपका सॉल्वेंट। तो इन दोनों को डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आ गई उस वैल्यू को फिर आपने मैच करना है स्टैंडर्ड के साथ। याद कीजिए और जनिशिंग कीजिए कि जब भी आप लोग कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस करते हैं तो उसका क्या होता है, हमारे पास 2 किस्म के रिजल्ट होते हैं। एक रिजल्ट जो हम निकालते हैं परफॉर्मेंस के बाद, एक रिजल्ट जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट। तो फिर हम लोग ये रिजल्ट हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट के साथ मैच करते हैं। मैचिंग के बाद हमें मालूम हो जाता है कि ये जो हमारा सैंपल था इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स थे या फिर ये कौन से कंपोनेंट्स सेपरेट हुए, तो फिर सारे कंपोनेंट्स हम मालूम कर सकते हैं। दिस इज हाउ द पेपर क्रोमेटोग्राफी एक्चुअली वर्क्स। अभी आते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द प्रिंसिपल और एनालिसिस की तरफ। रिगार्डिंग प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पर हमारे पास 2 प्रिंसिपल होते हैं। एक प्रिंसिपल है एडजॉर्प्शन, दूसरा है पार्टीशन। अभी यहाँ पर जो हो रहा है अल्फा सेलुलोज अगर आपने यूज़ किया है तो यहाँ पर होता है पार्टीशन। क्या होता है? पार्टीशन। तो पार्टीशन कैसे होता है? क्योंकि आपका जो स्टेशनरी फेज है वो भी लिक्विड है और आपका जो मोबाइल फेज है वो भी लिक्विड है। तो ये लिक्विड स्टेशनरी फेज और लिक्विड मोबाइल फेज जब आपके सैंपल के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो सिंपल क्या होता है, सैंपल में अभी यहाँ पर हमने क्या किया, 1 2 3 कंपोनेंट्स रखे हैं। अब ये 3 कंपोनेंट्स में से जो कंपोनेंट्स है ना, कंपोनेंट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 1 यहाँ पर नीचे है, नंबर 2 ऊपर है, नंबर 3 से भी ऊपर है। अब ये ऊपर क्यों है? ये इसलिए ऊपर है कि कुछ कंपोनेंट्स जो थे उनका इंटरेक्शन जो था हमारे फर्स्ट वाले लिक्विड स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा था, तो वो यहाँ पर बहुत स्टिक करके जा रहा था और बहुत कम डिस्टेंस उसने मूव की। तो दूसरा कंपोनेंट जो था वो मतलब उसकी इंटरेक्शन थोड़ी सी कम थी और फर्स्ट की इंटरेक्शन उससे भी कम थी, तो वो टॉप पर पहुंचा फर्स्ट वाला, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस तरह से हमारे कंपोनेंट सेपरेट हो गए। अब ये सेपरेट इसलिए हो गए कि कुछ कंपोनेंट्स जिनका इंटरेक्शन हमारे स्टेशनरी फेज के साथ जाता था वो पहले आएंगे हमारे पास नीचे टॉप बॉटम पर, और फिर उसके बाद वो कंपोनेंट्स आएंगे जिनका इंटरेक्शन हमारे स्टेशनरी फेज के साथ कम था और मोबाइल फेज उसको अच्छे तरीके से मूव करवा रहा था। तो अब यहाँ पर प्रिंसिपल मैं आपको समझा रहा हूँ कि हमारा मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज इस सैंपल को डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो अब ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, मतलब इसके पार्टीशन बने, वो क्यों? क्योंकि लिक्विड लिक्विड इंटरेक्शन हुआ। तो लिक्विड लिक्विड इंटरेक्शन की वजह से अगर पार्टीशन बनते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्टीशन। जब लिक्विड लिक्विड एक सैंपल को कंपोनेंट्स में सेपरेट करते हैं उसको बोलते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। और अभी एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी कौन सी होगी? एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी वो है अगर हमारा
स्टेशनरी फेज सेलुलोज के बजाय कोई सिंपल पेपर हो या वाटमैन कोई और भी पेपर हो, तो उस पेपर में अगर मॉइस्चर ना हो तो फिर वो पेपर एज अ सॉलिड स्टेशनरी फेज होगा। तो अगर सॉलिड स्टेशनरी फेज पर, यहाँ पर सॉलिड स्टेशनरी फेज हो और लिक्विड मोबाइल फेज अगर उस पर मूव कर रहा हो, तो फिर क्या होगा, सॉलिड और लिक्विड का आपस में इंटरेक्शन होगा। तो जब भी कोई सॉलिड हमारे पास अवेलेबल है और लिक्विड उस पर मूव कर रहा हो, एडहर करके जा रहा हो, तो वो एडहेजन कर रहा है। इस एडहेजन के मैकेनिज्म को बोलते हैं एडजॉर्प्शन। किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर कोई लिक्विड सरफेस चिपक रहा हो या चिपक के जा रहा हो, इसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन। ये एडहेजन जो होता है इसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन। तो फिर उस एडजॉर्प्शन के थ्रू हमारा सेपरेशन होता है। तो ये सॉलिड अगर हमारा स्टेशनरी फेज हो और मोबाइल फेज चाहे लिक्विड हो या फिर गैस हो, अगर वो इस सॉलिड के ऊपर जा रहा हो तो फिर वो प्रिंसिपल हमारा क्या होगा सेपरेशन का, वो एडजॉर्प्शन होगा। अगर हमारा सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड है और हमारा जो स्टेशनरी फेज है वो लिक्विड है, और अगर हमारे सॉल्वेंट और स्टेशनरी फेज दोनों लिक्विड हो गए तो फिर वो होगा पार्टीशन। तो अभी इन शॉर्ट वंस अगेन एडजॉर्प्शन क्या होगा, जब कोई लिक्विड जो है आपके सॉलिड स्टेशनरी फेज के ऊपर रन कर रहा हो और सेपरेशन होता है उसको, वो प्रिंसिपल हमारा एडजॉर्प्शन का प्रिंसिपल है। और उस क्रोमेटोग्राफी को आप लोग एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी भी कह सकते हैं। और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी क्या है, जब कोई लिक्विड किसी दूसरे लिक्विड के ऊपर मूव कर रहा है और वो फिर उस सैंपल को डिफरेंट कंपोनेंट्स में सेपरेट कर रहा हो, तो वो किस्म की जो क्रोमेटोग्राफी होगी उसको आप लोग पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। तो हमारी जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है वो पार्टीशन भी हो सकती हैं और एडजॉर्प्शन भी हो सकती हैं। अभी ये वाला केस जो है ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का है। ये केस एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का तब बनेगा जब हमारा स्टेशनरी फेज सॉलिड होगा। अभी ये क्या है, अल्फा सेलुलोज में जो मॉइस्चर की वजह से हमारा स्टेशनरी फेज लिक्विड बन गया है। और एक बात जो बाकी है टाइप्स के हवाले से, हमारे पेपर क्रोमेटोग्राफी के डिफरेंट टाइप्स हैं। वो कैसे, अभी देखो यहाँ पर हमारा पेपर जो है वो हम डिप कर रहे हैं यहाँ पर इस सॉल्वेंट में जो कि नीचे रखा हुआ है। अभी सॉल्वेंट जो है मोबाइल फेज ये पेपर के ऊपर कैपिलरेशन के थ्रू अपवर्ड मूव कर रहे हैं, इसको बोलते हैं असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। अगर अपवर्ड मूव कर रहा है, अगर समझ लीजिए मान लीजिए कि हमारे पास सॉल्वेंट है वो हमने यहाँ पर ऊपर रखा है और इसमें हमने अपना जो पेपर है वो डिप किया है। पेपर को हमने इस तरह से डिप किया है और पेपर इस तरह से नीचे से लटक रखा है। ये हमारा क्या है, टैंक है जिसमें क्या मौजूद है, सॉल्वेंट मौजूद है। पेपर को डिप किया है और पेपर यूँ नीचे लटक रहा है। तो फिर क्या होगा, सॉल्वेंट्स जो है मोबाइल फेज में क्या हो गया, तो फिर आपका जो मोबाइल फेज है वो इस पेपर के ऊपर जो है इस तरह से यार डाउन बढ़ा रहा है, मतलब डाउन बढ़ा रहा है, डिसेंडिंग कर रहा है। तो वो किस्म की होगी पेपर क्रोमेटोग्राफी, डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। और कुछ किस तरह से होते हैं कि हमारे पास जो पेपर है उसको हम लोगों ने, या भी सपोज कीजिए हमारा एक पेपर है, इस पेपर को हम लोगों ने यहाँ इस तरह से क्या होता है, यहाँ पर एक सॉल्वेंट है रिजर्वायर जिसमें हमारे पास मोबाइल फेज मौजूद है, और यहाँ पर एक नेक्स्ट पोर्शन जिसमें हमने ये पेपर को इस तरह से बेंड किया हुआ है। अभी जो ये मोबाइल फेज है ये इस पेपर के थ्रू यहाँ पर से मूव करेगा और फिर यहाँ पर से इस पेपर के थ्रू आएगा इस तरफ, साथ में तो जो हमारा सैंपल उसको भी तो सेपरेट कर रहा है, तो क्रोमेटोग्राफी कर रहा है। इस टाइप की पेपर क्रोमेटोग्राफी को बोलते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग, क्योंकि एक दफ़ा असेंड कर रहा है फिर डिसेंड कर रहा है, तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग भी हो गई। अभी एक हुई असेंडिंग जब आपका सॉल्वेंट नीचे था, दूसरा हुआ डिसेंडिंग जब सॉल्वेंट ऊपर था। अभी यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट इस तरफ है, पेपर जो है वो मोल्डेड है, पेपर इस तरह से मुड़ा हुआ है। अभी क्या ये असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों हुआ, तो ये भी एक टाइप है। एक और टाइप है जिसमें क्या होता है, पेपर जो है वो हम लोग पैट्री डिश में रखते हैं, पैट्री डिश, तो उसमें पेपर जो है हमारे पास राउंड सा होता है, उसको बोलते हैं रेडियल क्रोमेटोग्राफी। उसमें जो आपकी सेपरेशन है वो राउंड के पाथ में होती है। और एक और भी क्रोमेटोग्राफी उसको बोलते हैं 2D क्रोमेटोग्राफी। तो 2D जो है वो हम लोग असल में 2 डायमेंशन वहाँ पर यूज़ करते हैं, पहले एक तरफ से रन करवाते हैं फिर दूसरी तरफ से रन करवाते हैं उस पेज के, तो इस तरह से वो हमारी क्रोमेटोग्राफी 2D बन जाएगी। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड रिगार्डिंग द पेपर क्रोमेटोग्राफी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है या कन्फ्यूजन है, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए हाजिर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।